questions which were asked in NEET. सर ये पहली स्लाइड है ना 2021. Yes बेटा. सर ये फर्स्ट स्लाइड है ना? क्या है? सर अभी चालू किया है ना आपने? हाँ बेटा अभी चालू हुआ. ओके सर. ठीक है, मतलब चालू तो 8 बजे से हो चुका है, पर स्टूडेंट जैसे एंट्री कर रहे हैं उसके बेसिस पर ओके सर. अभी डिस्कशन अभी स्टार्ट हुआ बेटा. तो फर्स्ट हमने कहा कि जो क्वेश्चंस हैं नीट के, नीट 2021 के, तो हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है गैमी आर प्रेजेंट इन. ओके, गैमी. हमने गैमी के बारे में कुछ पढ़ा है बेटा? यस. यस सर. क्या पढ़ा है हमने गैमी के बारे में? सेक्सुअल बर्ड. वेरी गुड. एसेक्सुअल बर्ड किसमें मिलती है? और ब्रायोफाइटा. यस, ब्रायोफाइट के मेंबर्स में. और ब्रायोफाइट्स में भी अगर आपको पूछा जाए कि लिवरवर्ट्स में, सम ऑफ द लिवरवर्ट्स में मिलेगी या ऑल मॉसेस में मिलेगी, तो क्या आंसर लिखोगे दोनों में से अगर ऑप्शन एक चूज करना हो? लिवरवर्ट. सम लिवरवर्ट्स. ओके, तो देयरफॉर यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हैं. फर्स्ट सम लिवरवर्ट्स, सेकंड ऑप्शन है मॉसेस, थर्ड ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज सम जिम्नोस्पर्म. क्या आंसर होना चाहिए बेटा? लिवरवर्ट. ए आंसर होना चाहिए. सम लिवरवर्ट्स. ओके, मैंने आपको पहले ही कहा था ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनके गैमेटोफाइटिक या स्पोरोफाइटिक जनरेशन, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन बनता है. ओके, आप जो क्लासरूम में पढ़ोगे उससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये समझ करके चलो आप. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. और 11 का कौन सा आया है? तो 11 का जो हमारा चैप्टर हो चुके हैं उनसे रिलेटेड. हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग algae produce carrageen? ब्राउन algae. carrageen. carrageen कौन प्रोड्यूस करेगा? रेड एल्गी. रेड एल्गी प्रोड्यूस करेगा ना बेटा, क्योंकि एल्जीन प्रोड्यूस करता है ब्राउन एल्गी और कैराजीन प्रोड्यूस करता है रेड एल्गी. रेड एल्गी. है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन से फर्स्ट ब्लू ग्रीन एल्गी, सेकंड ऑप्शन इज ग्रीन एल्गी, थर्ड ऑप्शन इज ब्राउन एल्गी एंड फोर्थ ऑप्शन इज रेड एल्गी. व्हिच इज द आंसर? डी. रेड एल्गी. रेड एल्गी. है ना? हमने पढ़ा था कि एल्जीन एंड कैराजीन ये दोनों हाइड्रोकोलाइड्स हैं. ओके, वाटर स्टोर करके रख लेते हैं, वाटर को रिटेन करके रखते हैं. एल्जीन ब्राउन एल्गी का प्रोडक्ट है, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल में मिलता है, बट कैराजीन रेड एल्गी में मिलता है. ओके, ऐसे क्वेश्चन से देखो हम जो पढ़ेंगे उसी में से क्वेश्चंस आएंगे, ये हमेशा ध्यान रख लो. इसलिए आप ये समझ करके पढ़ो कि आपने जो पढ़ा है वो 100% आएगा. अब ये एक्चुअल में 12th का भी क्वेश्चन और 11th का भी क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ा दिया है वहां पर. अभी हमने प्लांट क्लासिफिकेशन में एक और क्वेश्चन पढ़ा. पहले हम बॉटनी का सेक्शन देख रहे हैं, इसलिए जो हमने बॉटनी से रिलेटेड जो प्लांट वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है, प्लांट वाला पार्ट, उसमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपको आएगा. ओके, ऋतुकी ने बोला है सर प्लीज सेंड क्वेश्चन पेपर इन ग्रुप. बेटा एक्चुअल में मैंने क्वेश्चन पेपर एक स्टूडेंट जो ओल्ड स्टूडेंट है उससे क्वेश्चन पेपर उसने मेरे को पिक भेजे है रात को. ओके, तो ये पिक मैं आपको भले ही मैं सेंड कर दूंगा ग्रुप में, लेकिन क्या है ना कि वो प्रॉपर पिक नहीं है. जैसे जैसे पिक है वैसे वैसे मैं आपको दे रहा हूँ वहां पर. ओके, तो मैं सेंड कर दूंगा भले ही आपको, या फिर क्लास की तरफ से कोशिश करेंगे, क्लास की तरफ से एक पेपर बना करके आपको भेज देंगे. आपको ग्रुप वाले सेंटर हेड से बात कर लेंगे, उनको बोल देंगे कि आपको नीट का पेपर सेंड कर दे. ओके बेटा. ऋतुकी, एक क्वेश्चन नंबर है
टिपिकल एंजियोस्पर्म, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, क्वेश्चंस का नंबर हर पेपर में अलग अलग होगा। ओके, पेपर का जो सेट होता है, सभी क्वेश्चंस 200 जो क्वेश्चंस आए हैं इस बार, वो सभी क्वेश्चंस सेम है सभी सेट के लिए, बट ऑर्डर सीक्वेंस जो है वो डिस्टर्ब कर देते हैं ताकि कोई कॉपी ना करे। तो 131 क्वेश्चन नंबर है इस सेट का। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक, typical angiosperm embryo sac at maturity is, फिर ऑप्शन दिया है 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्ड एंड 7 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड। एंजियोस्पर्म का हमने लाइफ साइकिल के पहले एंजियोस्पर्म पढ़ा था और एंजियोस्पर्म के दो कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे। ओके, हमने कहा था कि वो ओनली एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। ओके, 8 nucleus 7 cells. यस, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन हमने कहा था कि 7 सेल्स होती है, हमने एम्ब्रियो सैक बनाया था। ओके, और एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक में हमने 2 सिनर्जिड सेल्स, 1 एग सेल, इनसे मिलकर के 3 सेल्स का ये एग एपरेटस बनाया था। फिर एक एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स बनाई थी। ओके, और 2 न्यूक्लियाई सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई से एक सेंट्रल सेल बनाई थी। तो सेल का नंबर 3 + 1 + 3 7, तो 7 सेल्स, और 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लिया है, n+n कंडीशन। देयरफॉर हमने कहा था 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड मिलता है एम्ब्रियो सैक एंजियोस्पर्म का। यहाँ पर उल्टा बोल दिया है, पहले न्यूक्लियाई का नंबर पूछ लिया है, सेल का नंबर बाद में। तो ए ऑप्शन था 8 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्ड, होगा कि बेटा ये आंसर? न्यूक्लियाई का नंबर भी 8 एंड सेल का नंबर भी 8? नो सर। नो। नहीं नहीं, है ना। सेकंड ऑप्शन है 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड, क्या ये आंसर होगा? यस सर। यस। 8 न्यूक्लिएटेड 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्ड, तो यस, सी ऑप्शन था 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल्ड, और डी ऑप्शन फोर्थ वाला ऑप्शन था 7 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड। ओके, यस हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लांट फिजियोलॉजी से एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको बताया था। तो अब देखो कि फोर्थ वाला क्वेश्चन आ रहा है प्लांट फिजियोलॉजी से और प्लांट किंगडम से। Which of the following algae contains mannitol as reserve food material? Mannitol, ब्राउन algae. ब्राउन अलगी ओके, ब्राउन algae mannitol ये करता है। अब उसके एग्जाम्पल दिए बेटा यहाँ पर, ओके, उसमें से चूज करना है आपको। अब उसमें क्लास का नाम नहीं दिया है। ए ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, बी ऑप्शन है एक्टोकार्पस, सी थर्ड ऑप्शन है ग्रेसिलरिया एंड फोर्थ ऑप्शन है वॉलवॉक्स। Option B. एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस यस, एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस ब्राउन अलगी है, यूलोथ्रिक्स क्लोरोफाइसी का मेंबर है, ग्रीन अलगा है, ग्रेसिलरिया रेड अलगी है, रेड algae. और वॉलवॉक्स ग्रीन अलगी है। Green algae. ब्राउन अलगी बचा बस ओनली एक्टोकार्पस। तो एक्टोकार्पस एन एग्जांपल ऑफ ब्राउन अलगी, वो उसका आंसर होना चाहिए। तो ये 4 क्वेश्चन देखो कैसे आ गए। फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है, वहां पर आसानी से आप देख सकते हैं, प्लांट किंगडम से ही है। जेनेरा लाइक सेलाजिनेला एंड साल्विनिया प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर, सच प्लांट्स आर नोन एज। ओके, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया के बारे में बोल रहा है। ये दोनों टेरिडोफाइट है और प्रोड्यूस 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स, सच प्लांट्स आर नोन एज। ए ऑप्शन है हेटेरोस्पोरस, बी ऑप्शन है होमोसोरस, Heterosporus. थर्ड ऑप्शन है हेटेरोसोरस, और फोर्थ ऑप्शन है होमोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस हेटेरोस्पोरस, तो ओनली 2
टेरिडोफाइट्स, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया हेट्रोस्पोरी शो करते हैं, तो हेट्रोस्पोरस ये आंसर आना चाहिए। देखो 5 क्वेश्चंस आ गए हैं प्लांट किंगडम से अभी तक। आगे और देखते हैं हमसे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आया तो 20 मार्क्स तो यही हो गए जो आपने अभी तक पढ़ा है उसमें से। तो ऐसे आप 1 बाय 1 जो चैप्टर पढ़ते जाओगे उससे आपके मार्क्स सिक्योर होते जाएंगे। आपको वही पढ़ना है, बस जो क्लास में है पढ़ाया जाता है उसी को ध्यान से रिपीट करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट अच्छे से देना है। कुछ क्वेश्चन तो आपके जो टेस्ट में आए होंगे उसमें से होंगे, क्लास में तो सारा पढ़ा दिया इसमें से। ओके ओके, क्वेश्चन है एक, ये शायद आप आंसर दे सकते हैं, जो हमने पूरा ओवरऑल पढ़ा है अभी तक उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप दे सकते हैं। ये बी सेक्शन में से क्वेश्चन है एक बॉटनी के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है। फर्स्ट है सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ओके, क्वेश्चन इज some of the organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cells called sheath cells। क्या हम उन सेल्स को शीथ सेल्स बोलते हैं बेटा? No. नहीं, इनकरेक्ट है। क्या कहते हैं हम उनको? Heterocyst. यस, वेरी गुड बेटा। किसने आंसर दिया ये? संपदा. संपदा, वेरी गुड बेटा संपदा। ओके, हेट्रोसिस्ट टर्म देते हैं बेटा उसको, वेरी गुड। तो पहला इनकरेक्ट हो गया, आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। सेकंड, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। इज इट करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट बेटा? रॉन्ग है। ओके, फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, कैरियोगैमी थोड़े होगा, कैरियोगैमी कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस. यस, न्यूक्लियस। तो कैरियोगैमी गैमी मतलब फ्यूजन, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। तो किसका फ्यूजन हुआ? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस है ना, टू न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा, उसको हम कैरियोगैमी कहेंगे। ओके, तो ये तो बोल रहा है सेल्स का फ्यूजन, जब ओनली न्यूक्लियाई का फ्यूजन होना चाहिए। तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। थर्ड, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। करेक्ट। करेक्ट। वेरी गुड, करेक्ट। किसने बताया बेटा आंसर? दो स्टूडेंट ने बताया, सत्यम वाड़ी बस। सत्यम और मिथिल। Sir, you can repeat once again question. बेटा स्टेटमेंट इज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म between two motile or non-motile gametes is called plasmogamy। Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes is called plasmogamy। Okay, sir. Yes, sir, it is correct. ठीक है, ये करेक्ट हो गया। फोर्थ वाला स्टेटमेंट है, फिर भी चेक कर लिया करो अपना आंसर नोट करने के पहले। फोर्थ ऑप्शन है ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। करेक्ट और रॉन्ग स्टेटमेंट? Wrong. Saprophytes। यस, Wrong. रॉन्ग है सर। रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग क्यों है बेटा ये? They will be heterophytes। Organism that depend on living plants are called saprophytes। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बराबर है, बट क्यों है रॉन्ग? क्यों है? सही कहा आप लोगों ने। सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स किसके अंडर में आते हैं? सेप्रोफाइट्स सेप्रोजोइक, ये सेप्रोप्स के अंडर में। और सेप्रोप्स मतलब डिकम्पोजर पढ़े थे हमने डेड और डिकेइंग मैटर पे ये करने वाले। यस, डेड और रॉटन फूड मटेरियल पर ग्रो करेंगे वो, प्लांट मटेरियल पर। ओके, लिविंग प्लांट के ऊपर अगर कोई डिपेंड है
तो कोई फंगस वहां पर लगा हुआ है तो उसको तो हम पैरासाइट बोल सकते हैं, या हेट्रोट्रॉप के अंडर में फिर उसका डिपेंड करेगा। ओके क्लियर? तो अगर कोई एनिमल है और वो माउथ से उसको खा रहा है तो हम होलोजोइक टाइप का हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। लेकिन कोई फंगस या बैक्टीरियम है और वो लिविंग प्लांट के ऊपर इंफेक्शन कॉज करवा रहा है तब उसको पैरासाइट कहेंगे। ओके जब प्लांट के कोई डिटैच पार्ट पर, डेड मटेरियल पर या रॉटन फूड मटेरियल पर कोई ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करता है, उसके ऊपर ग्रो करेगा ऐसे मटेरियल पर जो लिविंग प्लांट का पार्ट नहीं है, अब लिविंग नहीं है, तो उसको हम सेप्रोफाइट कहते हैं। यहाँ पर लिविंग बोला है, देयरफॉर रॉन्ग। ओके प्लाज्मोगामी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस वहां पर, तो स्टेटमेंट, जनरल स्टेटमेंट जो हमने पढ़ते हैं पूरे इसमें, उससे रिलेटेड उन्होंने एक जनरल क्वेश्चन सभी में से एक ले लिया कि आप लोगों को इनके बारे में पता है या नहीं पता है। ओके फिर नेक्स्ट ये फोटो रेस्पिरेशन में से है, फोटोसिंथेसिस में से, मॉर्फोलॉजी में से, जेनेटिक्स में से, ये फ्लावर फैमिलीज में से, बायोमॉलिक्यूल का क्वेश्चन है, साइटोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है तो बॉटनी में तो ये क्वेश्चंस आ गए हमारे, इसमें से 6 क्वेश्चंस। ओके अब जूलॉजी वाले पोर्शन में देखते हैं। डाइजेशन पढ़ा था हमने। ओके उसमें कॉकरोच का क्वेश्चन है, एक्सक्रेटरी सिस्टम का क्वेश्चन है, हाँ ये आ गया क्वेश्चन डाइजेस्टिव सिस्टम का। सक्कस एंटेरिकस रिफर्ड टू एज Digestive juice. इंटेस्टाइनल जूस। सक्कस एंटेरिकस, यस 2 स्टूडेंट ने आंसर दिया है। ओके इज रिफर्ड टू एज, अब मैं ऑप्शन बोल देता हूँ उसके अकॉर्डिंग फिर आंसर दे देना बेटा। ठीक है एक दोनों में से एक स्टूडेंट का 100% करेक्ट आंसर था। फर्स्ट ऑप्शन है काइम, सेकंड ऑप्शन इज पेनक्रियाटिक जूस, थर्ड ऑप्शन इज इंटेस्टाइनल जूस, फोर्थ ऑप्शन इज गैस्ट्रिक जूस। Intestinal. इंटेस्टाइनल जूस। Intestinal juice. इंटेस्टाइनल जूस। ओके देखो कितने इजी क्वेश्चंस हैं, पढ़ाई करोगे जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो क्वेश्चंस आने वाले वो सारी इंफॉर्मेशन आपके क्लास में मिलेगी आपको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बायोलॉजी में आपको, अगर आप क्वेश्चन देने जा रहे हो, अब 100 क्वेश्चंस आएंगे आपको बायोलॉजी में से, जिसमें से 90 सॉल्व करना है आपको। तो आप ये समझ करके चलो कि 100 में से 95 क्वेश्चंस आपको, कम से कम 95 क्वेश्चंस आपको क्लास में जो पढ़ोगे उसी में से मिलेंगे। इसलिए जो क्लास को प्रॉपर अटेंड करेगा, क्लास में समझेगा, उसको सारे क्वेश्चंस वो आप सॉल्व कर सकता है। ये रेस्पिरेशन का है। हाँ एनिमल क्लासिफिकेशन का आया तो सही है, लेकिन अभी हम फाइलम नहीं पढ़े ना बेटा, तो इसलिए फाइलम वहां पर उनके कॉमन नेम के बेसिस पर, उनके बेसिस पर पूछ लिया है। जैसे पर ओयस्टर का बायोलॉजिकल नेम पिंकटाडा वल्गैरिस, तो मैचिंग टाइप दे दिया है क्वेश्चन, और आपको दिख सके तो मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस है, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। ये जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ ऑर्गेनिज्म के जीनस दिया है और उसकी तरफ उसका कॉमन नेम या फिर उससे रिलेटेड फंक्शन दिया है। तो ये अभी हम पढ़ेंगे एनिमल क्लासिफिकेशन में। फिर ब्लड ग्रुप के बारे में तो हमने अभी पढ़ा नहीं है, सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। हाँ ये लिविंग वर्ड, जिन स्टूडेंट्स ने लिविंग वर्ड पढ़ चुके हैं वो आंसर दे सकते हैं। जिनकी क्लास में लिविंग वर्ड नहीं हुआ है, जैसे फाउंडेशन 3 की बैच में शायद, या फिर कोई बैच में, तो जिन बैच में लिविंग वर्ड नहीं हुआ है तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब वो पढ़ेंगे तब दे सकेंगे आंसर। जो स्टूडेंट पढ़ चुके लिविंग वर्ड वो आंसर देने की कोशिश करेंगे। Which one of the following belongs to family Muscidae?
मस्किडी plant. फैमिली House से plant. House कौन? plant. Housefly. यस, वेरी गुड। तो ऑप्शन 1 इज हाउस फ्लाई, सेकंड इज फायर फ्लाई, थर्ड इज ग्रास होपर एंड फोर्थ इज कॉकरोच। क्या होगा आंसर बेटा? Option A. Housefly. House plant. हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। Musca domestica. यस, मस्का डोमेस्टिका, और उसकी फैमिली मस्किडी। ठीक है, Yes, sir. तो ये लिविंग वर्ड्स, ये क्वेश्चन। आगे और कोई क्वेश्चन है क्या? साइटोलॉजी से, सेल बायोलॉजी से है, बायोटेक्नोलॉजी से है 12th क्लास का। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, डीएनए से रिलेटेड है। एनिमल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल का है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं है। देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से एक क्वेश्चन एनिमल वाले में से स्टेटमेंट में पूछ लिया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। ओके, और उसमें एक 5 स्टेटमेंट में से एक हम जो पढ़ चुके वो आ चुका है। राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये करेक्ट होगा या रॉन्ग चूज करोगे बेटा इसको? राउंड वर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या चूज करोगे उसको? True. सी वाला Correct. स्टेटमेंट अगर आपको दिख रहा होगा तो थोड़ा बढ़ा Correct. करोगे। Correct, राउंड sir. वर्म Correct. है ना? Correct. करेक्ट। एस्केल हेलमिंथेस से ऑर्गन सिस्टम लेवल स्टार्ट होता है। ओके, तो राउंड वर्म्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। फिर ये तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 12 का। स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, स्पिंक्टर ऑफ ओडाई कहां प्रेजेंट होता है? पढ़ा था आपको, गार्ड बताया था। इलियोसिकल वॉल, इलियोसिकल वॉल को हमने कहा था स्पिंक्टर ऑफ ओडाई। ओके, जो वहां पर वेटर होती है, एम्पुला ऑफ वेटर, उसको गार्ड करने वाला जो इलियोसिकल वॉल होता है उसको हम बोलते हैं स्पिंक्टर ऑफ ओडाई वहां पर। फिर ये जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। मेटामरिज्म, ये मैचिंग है एनिमल का, वापस से मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। उसमें कॉम्प्लेट किस में मिलेगी? ओके, मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, उसमें फिर से आया है कि कॉम्प्लेट किस में मिलेगी। किस में मिलती है बेटा कॉम्प्लेट? कौन से फाइलम में मिलती है कॉम्प्लेट? Tinophora. यस, टिनोफोरा। तो आप उसका आंसर चूज करेंगे टिनोफोरा। ओके, और निडोब्लास्ट किस में मिलती है? निडोब्लास्ट, निडोसाइट्स किस में मिलती है? Nidaria. निडेरिया में। निडेरिया, निडेरिया, यहाँ पर निडेरिया ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, एनिलिडा, पोरिफेरा। क्या चूज करोगे? Cylindrata. Cylindrata. सिलेंट्रेटा चूज करोगे। Cylindrata. यस, गुड। फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिन में ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। बायोफोर्टिफिकेशन, आईओडी, सेल डिवीजन, ओके, आरएनए। सिकल सेल एनीमिया, रेस्पिरेशन से रिलेटेड इकोलॉजी वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट,
पार्चुरेशन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। डीएनए की बाइंडिंग से रिलेटेड है। मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन लोकोमोशन से है। स्कैपुला बोन्स का है। स्केलेटल सिस्टम एल्टीट्यूड रेस्पिरेशन वाला क्वेश्चन है। डीएनए जीन थेरेपी वाला क्वेश्चन है। एम्ब्रियो ट्रांसफर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डिसीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाला है। बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। देन ऑर्थोम से रिलेटेड क्वेश्चन है। रिलैक्सिन, एयूजी कोडॉन से रिलेटेड है। सेल जंक्शन साइटोलॉजी से। बस इतने क्वेश्चंस आए बेटा जो अभी हमने पढ़ा है, उसमें से एटलीस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2-3 क्वेश्चंस में जो बीच बीच में सेंटेंसेस या फिर अभी उनमें बाकी है जो हमारा क्लासिफिकेशन वगैरह स्टार्ट है उससे रिलेटेड बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट्स दे दिए क्वेश्चंस की। तो अबाउट 10 क्वेश्चंस आप ये समझ करके चल सकते हैं कि आप अभी से 10 क्वेश्चन जो है वो आप नीट के आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर नीट के एग्जाम में अगर देते तो बायो में 10 क्वेश्चंस आपके चैप्टर के हैं और वो आप पूरे सॉल्व कर लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो बेटा, फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्या लगता है बेटा, नीट की एग्जाम डिफिकल्ट है कि इजी है? सर दोनों। ओके। बायो के क्वेश्चन देख करके क्या लगा, बायो का कैसा पेपर आता है? इजी आता है बायो का पेपर? हाँ सर, इजी। हाँ सर। ओके, तो पढ़ाई करना छोड़ दे बायो की, बहुत इजी आता है तो। हाँ, बहुत इजी आता है तो पढ़ाई करना छोड़ दे क्या बायो की? नो सर। सर जब हम वो स्पेसिफिक चीजें पढ़ चुके होंगे, फैमिलियर चीजें पढ़ चुके होंगे, तो ऑब्वियसली हमको इजी लगेगा। ओके, एक छोटा बच्चा भी अगर वहां पर वो अल्फाबेट लर्न करता है, ABCD लर्न करता है, तो उसको डिफिकल्टीज आती है। लेकिन अब अगर आपको बोल दिया जाए कि अल्फाबेट्स बोल करके बताओ, तो आप लोग फैमिलियर हो चुके हो, इतनी बार आप उसके बारे में पढ़ चुके हो, आपको वो बार बार आपके बारे में आया है, आप इतनी बार यूज करना सीख गए हो कि अब आपको ये थोड़ी है कि अल्फाबेट्स नहीं आएंगे। तो तरीका ये होता है कि आप फैमिलियर चीजें पढ़ो, उससे रिलेटेड चीजें पढ़ो, जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी पूरी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास में है तो देन आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने 10 क्वेश्चंस को देखा और हम तो ये सॉल्व कर पा रहे हैं, लेकिन क्या अगर आप प्रिपरेशन नहीं करते, ये चैप्टर्स नहीं पढ़े होते, तो क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं? नो सर। नो सर। है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है बेटा कि अगर आपने इतनी पढ़ाई की है तो अभी तक आप ये जो क्वेश्चंस आए हैं उन चैप्टर्स में से आप ये सॉल्व कर पा रहे हो, तो नेक्स्ट वाले भी सॉल्व कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है तो उन्होंने थोड़ा कम रिवीजन किया होगा, इसलिए उनको जल्दी याद नहीं आया। ओके, तो क्लास के नोट्स में ही मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस के आंसर, बट आपको ये ध्यान रखना है ओके कि आपको ये सारे क्वेश्चंस, आपको बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस आपको क्लास के नोट्स और एनसीईआरटी इसी में से मिलेंगे नीट में। ओके, इसलिए आपको बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, बार बार रिवीजन करके, बार बार अच्छे से टेस्ट दे करके कंप्लीट करना। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। तो ये सर, ये संडे का सिलेबस का है। व्हाट बेटा? संडे कोई कुछ के पूछ रहा है टेस्ट शायद। का सिलेबस क्या है बोलते? ओके, संडे के टेस्ट का सिलेबस ना, यस सर। कमिंग संडे का। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्या पूछा था बेटा टेस्ट में?
प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट है ना? प्लांट किंगडम। ओके ओके ओके। तो एनिमल क्लासिफिकेशन का हम स्टार्टिंग वाला पार्ट ले लेंगे। अभी ओके तक भी पढ़ा है। ओके, तो एनिमल क्लासिफिकेशन में हम इस वीक में जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वहां तक का पोर्शन आता जाएगा, इसलिए आप क्लास बाय क्लास जो है उसकी प्रिपरेशन करते जाओ। आपको एक प्रैक्टिस शीट मिल गई होगी एनिमल क्लासिफिकेशन की, है ना, सिलेंट्रेटा तक। ओके, तो सिलेंट्रेटा तक तो आने ही वाले हैं, इट मींस ये तो आप समझ करके चलो, वो प्रैक्टिस शीट आपको इसीलिए दे दी है। ओके, और उसके बाद में अगर हमारा प्लेटी हेलमिंथिस भी हो जाता है तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। ओके, तो सिलेंट्रेटा तक तो हो जाना चाहिए, बट अगर उसके आगे अगर प्लेटी हेलमिंथिस भी हो जाता है हमारा तो हम उसको भी इंक्लूड कर लेंगे बेटा। ओके, हाँ, तो एनिमल क्लासिफिकेशन पर आएगा, और एनिमल क्लासिफिकेशन में एटलीस्ट अप टू सिलेंट्रेटा तो आएगा, फाइलम सिलेंट्रेटा। हो सकता है हम प्लेटी हेलमिंथिस भी कवर कर ले तो वो भी आ जाएगा। चलो, तो अगर आप पढ़ाई करोगे प्रॉपर तो कोई टफ नहीं है एग्जाम। ओके, और अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम इजी नहीं है, ये ध्यान रखो। ओके, तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी सिमेट्री कंप्लीट हो गया था बेटा। सिलोम भी कंप्लीट हो गया था। ओके, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। सर लास्ट वाला वो सिलोमेट्रिक टू ओके सिलोमेट्रिक। ओके, मानकापुर ब्रांच में सिलोम नहीं हुआ था, है ना? यस सर। हाँ, छुट्टी थी मानकापुर ब्रांच में एक दिन, इसके लिए वहां पर ऑनलाइन हो गया सर। हाँ ऑनलाइन हो गया था, लेकिन मानकापुर ब्रांच में कोई ऑफलाइन स्टूडेंट जो है मानकापुर के, उन्होंने ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था क्या वो? नो सर। नो सर। ओके, सृष्टि ने पूछा है कि फाउंडेशन 3 का क्या टॉपिक है। ओके, तो सृष्टि बेटा, अब आप जिस ब्रांच में हैं, ओके, जैसे आप इंदौरा में है ना बेटा सृष्टि? यस सर। हाँ, तो इंदौरा ब्रांच में मैं वहां पर पढ़ा रहा हूँ अभी, तो वहां पर हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है, आप एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो आपका एनिमल क्लासिफिकेशन ही रहेगा, ऐसा फाउंडेशन 3 का अलग से पेपर वहां पर शायद नहीं होगा। एक बार सर से कंफर्म कर लेना, बघेल सर से, बट आप एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो इसलिए आपको एनिमल क्लासिफिकेशन पर ही टेस्ट देना है, तो ये आप कंफ्यूजन मत रखो माइंड में, आपको एनिमल क्लासिफिकेशन पर ही टेस्ट देना है। ओके, तो मैं सिलोम को जल्दी से वहां पर बता देता हूँ, मानकापुर ब्रांच के स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा था इसके लिए, और जो स्टूडेंट पढ़ चुके इंदौरा ब्रांच के और ऑनलाइन जो स्टूडेंट आते थे तो उनके लिए डिवीजन हो जाएगा। तो नंबर 3 हमने पढ़ा था बेटा सिलोम। सिलोम का मीनिंग होता है बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। ओके, तो यहाँ पर दो नई टर्म्स आ गई, फर्स्ट आ गई बॉडी कैविटी एंड देन सेकंड आ गई मेसोडर्म। ओके, तो बॉडी कैविटी क्या होती है फर्स्ट वो हम कंसीडर करेंगे, देन फिर मेसोडर्म क्या होता है। ओके, तब हमें पता चलेगा कि अगर कोई बॉडी कैविटी है उसको कवरिंग कर रहा है मेसोडर्म, लाइन करना मतलब कवर करना। ओके, तो बॉडी कैविटी है और बॉडी कैविटी को कवर कर रहा है अगर मेसोडर्म, तब हम उसको सिलोम कहेंगे। ओके, तो फर्स्ट बॉडी कैविटी क्या होती है? तो बॉडी कैविटी हम किसी भी एनिमल के लिए उसकी बॉडी के अंदर, ओके,
बॉडी के अंदर मतलब जो बॉडी का आउटर कवरिंग है, इंटेगमेंट, ओके, वो और ऑर्गन के बीच में जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं बॉडी कैविटी। ओके, डिफरेंट ऑर्गन्स और बॉडी का इंटेगमेंट, आउटर कवरिंग, उनके बीच में जो गैप दिखेगा, ओके, फॉर एग्जांपल हमारी इंटेस्टाइन और हमारी बॉडी की बाहर की एब्डोमेन की ये स्किन है, तो उस इंटेस्टाइन, ऐसा थोड़ी कि इंटेस्टाइन स्किन से चिपका है पूरा, ओके, उसके बीच में कोई ना कोई वहां पर स्पेस होगा, तो हो गई बॉडी कैविटी। तो ये एब्डोमेन के अंदर की कैविटी से हम एब्डोमिनल कैविटी बोल सकते हैं। थोरैक्स, थोरेसिस केज है, स्किन है, थोरेसिस केज है, और फिर उसके अंदर लंग्स है, हार्ट है, तो वो भी थोड़े से डिस्टेंस पर है, स्पेस है उनके बीच में भी, ओके, तो उसे हम कहेंगे थोरेसिस कैविटी। इस तरह से यहाँ पर हम कैविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि ऑर्गन्स और इंटेगमेंट, स्किन के बीच में जो गैप होगा उसको हम कैविटी कहेंगे, ओके। अब एक्चुअल में किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, एनिमल के लिए, अब सभी में तो हार्ट नहीं होगा, सभी एनिमल में, स्पॉन्जेस में हार्ट नहीं होता, सिलेंट्रेट में हार्ट नहीं होता, तो सभी एनिमल्स में हार्ट नहीं है, हम सभी एनिमल्स के लिए कॉमनली पढ़ रहे हैं। तो सभी एनिमल्स के लिए बॉडी कैविटी का मतलब होता है स्पेस और गैप, स्पेस और गैप in between ectoderm layer and endoderm layer. ओके, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म लेयर्स, दो लेयर्स के बीच में वहां पर गैप मिलेगा, उसको हम बोलेंगे बॉडी कैविटी। अब हम बॉडी कैविटी पढ़ रहे थे, हमें पता चला कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में गैप है, बट फिर से नई टर्म्स आ गई, एक्टोडर्म एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, ये तीन तरह की लेयर्स होती है बेटा, ओके। अब एनिमल मल्टीसेलुलर होते हैं, ओके, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में एनिमल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, ओके। कुछ लोअर एनिमल्स में ही, जैसे स्पॉन्जेस में गैम्यूल बन सकते हैं, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, हाइड्रा में बर्ड बन सकती है, ओके, प्लानेरिया फ्रेगमेंटेशन करके, रीजनरेशन करके रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अदर एनिमल्स ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ओके। तो कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जाइगोट हमेशा बनेगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होने से जाइगोट बनेगा। तो ये तीनों लेयर्स, तीनों नाम क्या है उसके लिए हमको पहले जाइगोट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। तो जाइगोट किसी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट सेल होती है, ओके। जाइगोट से ही फिर वो आगे इंडिविजुअल प्रोजेनी, ऑफस्प्रिंग आगे बनेगा। तो जाइगोट जो डिप्लॉइड सेल है, जाइगोट, ये मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनी। अब जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, ओके। तो जब जाइगोट डिवाइड होता है तो ये जो नई सेल्स बनाता है, इनको हम आगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स, ओके। जैसे पहला डिवीजन करके 2 ब्लास्टोमियर्स बनाई, फिर नेक्स्ट करके 4 बनाएगा, फिर 4 से 8 सेल ब्लास्टोमियर्स की बनाएगा, ओके। फिर इसके बाद में हम इसको 8 to 16 सेल स्टेज वाले को मोरुला, 32 to 64 स्टेज वाले स्ट्रक्चर को ब्लास्टुला, ठीक है, एंड देन 100 सेल्स वाले स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट। ऐसा हम 12th क्लास में रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तब हम रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो ऐसे अलग अलग स्टेजेस बनती जाती हैं। ये जो मोर देन 100 सेल स्ट्रक्चर्स रहता है, उसके बाद में सेल लेयर बनाने लग जाती है। तो सबसे पहले लेयर बनती है बाहर वाली, यहाँ से जो सेल्स है उनमें से एक लेयर बनेगी सबसे बाहर वाली, आउटर वाली। उस एक्सटर्नल लेयर को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टो मतलब आउटर, एक्टो आउटर, एंडो इनसाइड और विद इन, मीजो मतलब मिडल, ओके।
तो एक्टोडर्म, एक्टो मतलब आउटर, तो आउटर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बनेगी एक्टोडर्म लेयर, सेल की लेयर। ओके, ऐसी सेल की लेयर वहां पर बनने लगेगी। ठीक है, फिर अंदर की तरफ बनेगी सेकंड वाली लेयर, इनसाइड वहां पर बन रही है, अंदर इंटरनल लेयर बन रही है, अंदर की तरफ इनसाइड विद इन, इसलिए इसको बोलेंगे एंडोडर्म लेयर। ओके, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अगर गैप मिला तो उसको हम बोलेंगे बॉडी कैविटी। अब कुछ एनिमल्स में दो ही लेयर्स मिलती है, जो दो ही लेयर्स मिलेगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म जिनमें उसके अलावा तीसरी लेयर मेसोडर्म नहीं बनेगी, उन ऑर्गेनिज्म को हम डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो फोर्थ वाला जो पॉइंट है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, वो यहीं पर एक्सप्लेन हो जाता है। ओके, तो आप वो फोर्थ वाले में ऐसे ही लिखोगे, डिप्लोब्लास्टिक इट मींस टू लेयर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म कंटेनिंग, मेसोडर्म एब्सेंट होती है डिप्लोब्लास्टिक, थर्ड वाली लेयर नहीं बनती। ओके, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन कौन से हैं? स्पॉन्जेस मतलब पोरिफर्स, ओके, सिलेंट्रेट, निडेरियंस, टीनोफोर्स, ओके, आपको दिख रहा है यहां तक? यस, टीनोफोर्स, ये भी क्या हो जाएंगे? डिप्लोब्लास्टिक। या ये फर्स्ट थ्री फाइला, पोरिफेरा, निडेरिया एंड टीनोफोरा के मेंबर्स डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके, इनमें मेसोडर्म नहीं आती। ओके, सिलेंट्रेट एंड टीनोफोर्स में एक स्पेशल स्ट्रक्चर आने लग जाता है, यहाँ पर मास जो है सेल का, यहाँ पर अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास, सॉलिड मास इस कैविटी के बीच में भर जाता है, इसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। ओके, उस मास को हम बोलते हैं मीजोग्लिया। तो मीजोग्लिया मिलता है सिलेंट्रेट एंड टीनोफोर्स में। तो इन तीनों में डिप्लोब्लास्टिक तो है, दो ही लेयर मिल रही है, लेकिन स्पॉन्जेस में दोनों लेयर एक साथ में कनेक्टेड है, हम पढ़ेंगे अभी, मैं बताऊंगा आपको। तो दोनों लेयर्स बीच में कनेक्टेड है, बॉडी की वॉल भी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन सिलेंट्रेट एंड टीनोफोर्स में इन दोनों लेयर्स के बीच में एक मास आ जाता है वहां पर, ओके, सेलुलर मास, जो लेयर नहीं बनाता, पूरा सॉलिड मास है। तो मिडल में एक सेलुलर मास, अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास को हम ग्लिया सफिक्स यूज करते हैं उसके लिए, जैसे न्यूरॉन के टाइम पर भी हम न्यूरोग्लिया बोलेंगे। उसी तरह से मेसोडर्म नहीं बन पा रही है, मिडल लेयर नहीं बन पा रही, लेकिन मिडल में ग्लिया मतलब अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास है, देयरफॉर हम उसको मेसोग्लिया ये टर्म देंगे। तो मेसोग्लिया ये कैरेक्टर है इसका सिलेंट्रेट एंड टीनोफोर्स का। ओके, अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास, सॉलिड मास जो लेयर नहीं बना रहा है। ओके, पोरिफर्स में, स्पॉन्जेस में तो ये कुछ भी नहीं था, एक्टोडर्म और एंडोडर्म चिपकी हुई थी, ओके, कॉम्पैक्टली अरेंज थी, उनके बीच में कोई गैप नहीं था एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ओके, सिलेंट्रेट मतलब निडेरियंस में और टीनोफोर्स में, इनके बीच में यहाँ पर जो दोनों अलग अलग है और उनके बीच में जो गैप है वो थर्ड लेयर ने वहां पर फिल कर दिया मेसोग्लिया ने, लेकिन वो लेयर नहीं बनी है। ओके, लेयर नहीं बोलना है उसको आपको, सॉरी, उसको आपको बोलना है अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास, जो सॉलिड है वो भर चुका है अंदर, लेयर नहीं बना रहा है, उसको हमने कहा मेसोग्लिया। फिर लेटर ऑन फ्लैट वर्म से यहाँ पर मेसोग्लिया नहीं मिलेगा और यहाँ पर सेल की लेयर बन जाती है थर्ड, which is called as ये जो लेयर बन रही है
इस लेयर को बोलते हैं मेसोडर्म, जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। मिडल लेयर बन जाती है सेल की एक, इसको हम बोलेंगे मेसोडर्म। अभी मेसोग्लिया नहीं बचा, अभी मेसोडर्म लेयर बन गई, नई लेयर। और ये मेसोडर्म लेयर बनती है प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर तो कॉर्डेट्स तक, आगे सभी फाइलम में। ओके, तो मेसोडर्म सबसे पहले ओरिजिनेट होती है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स को हम बोलते हैं फ्लैटवर्म्स। फ्रॉम फ्लैटवर्म्स अप टू कॉर्डेट्स। ओके, मतलब प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केलहेल्मिन्थेस, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेटा फाइलम तक। ओके, ये फाइलम नंबर 4 टू फाइलम नंबर 11 तक मेसोडर्म बनती है। ओके, तो जो इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म थर्ड वाली लेयर बनी, उसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। ओके, और ये फ्लैटवर्म से आगे बनती है। तो ये 3 लेयर इस तरह से आगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन के टाइम पर बनती है। इनको हम नाम देते हैं 3 जर्माइनल लेयर्स। ओके, इनको हम बोलेंगे 3 जर्माइनल लेयर्स। तो जैसे किसी ह्यूमन बीइंग्स में जब ये 3 जर्माइनल लेयर तक का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो आगे इसको बोलेंगे हम गेस्टेशन पीरियड, गेस्टुला। ओके, इसको बोलेंगे गेस्टुला, और वहां से स्टार्ट होगा गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड मतलब अब एम्ब्रियो ऑर्गन बनाएगा, अपना फॉर्म बनाएगा, ठीक है, फीटस कहलाएगा, और फीटस फिर 9 मंथ तक डेवलप होगा उस ह्यूमन फीमेल की बॉडी के अंदर जो प्रेग्नेंट है। ओके, तो गेस्टेशन पीरियड 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड ये कंप्लीट करेगा। क्लियर? तो ये बन गया, मतलब अब इससे सेल लेयर से ऑर्गन्स बनेंगे, बॉडी का फॉर्म बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर? इनको बोलते हैं जर्माइनल लेयर्स। इनका फेट जो होता है, कुछ एक्टोडर्म, कुछ ऑर्गन ओनली एक्टोडर्म से बनते हैं, जैसे हमारी स्किन और हमारे न्यूरॉन्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स एंड स्किन ये ओनली एक्टोडर्म से बनती है। मसल्स ओनली मेसोडर्म से बनती है। लेकिन बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स ऐसे हैं जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ओके, क्लियर? कुछ 2 लेयर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, तो कुछ तीनों लेयर के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो ये जो लेयर्स बन रही है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो आपको ये एक क्लैरिटी हो गई कि इन फर्स्ट 3 फाइला में तो मेसोडर्म बनने ही नहीं वाली है। मेसोडर्म बनने ही नहीं वाली मतलब वो तो सिलोम, उसमें सिलोम है ही नहीं। ओके, उन तीनों में फर्स्ट 3 में तो सिलोम होगी ही नहीं, क्योंकि सिलोम की डेफिनेशन हमने कही बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म। ओके, तो इनमें मेसोडर्म भी नहीं और बॉडी कैविटी भी नहीं होती, दोनों नहीं होता। ओके, तो इसलिए हम इनको 3 डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को। फर्स्ट, एसिलोमेट एनिमल्स, सेकंड, pseudocoelomate animals, and third, true coelomate. ओके, 3 कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं सभी एनिमल्स को। ओके, वन बाय वन मैं आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, और किसी को कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो बेटा।
स्क्रीनशॉट हो गया सभी बैचेस में? अपनी अपनी बैच में स्क्रीनशॉट शेयर कर दो बेटा। डन? Yes. ओके, अपने अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर दो बेटा, और वो पहला जो स्क्रीनशॉट था फर्स्ट क्वेश्चंस वाला वो भी शेयर कर देना। ओके, तो सिलोम मतलब बॉडी कैविटी भी होना चाहिए और मेसोडर्म भी होना चाहिए, मेसोडर्म से लाइन होना चाहिए। तो बॉडी कैविटी मतलब एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में गैप होना चाहिए, और उस गैप को दोनों के कांटेक्ट में, दोनों तरफ से जो गैप है एक्टोडर्म की तरफ से और एंडोडर्म की तरफ से, तो दोनों के साथ में एसोसिएट होना चाहिए मेसोडर्म, और कैविटी भी दिखना चाहिए साथ में। बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म हमने ये कहा है सिलोम के लिए। तीन तरह के कैटेगरीज हमने बनाई है, एसिलोमेट, सुडोसिलोमेट एंड सिलोमेट। तो एसिलोमेट के अंदर 4 फाइला आएंगे। फर्स्ट 3 फाइला तो डायरेक्टली आएंगे क्योंकि वो डिप्लोब्लास्टिक है, मेसोडर्म होती ही नहीं उनमें। ओके, पोरिफर्स मतलब स्पॉन्जेस, ओके, देन निडेरियंस, सिलेंट्रेट्स, टिनोफोर्स एंड फ्लैटवर्म्स, प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब प्लेटीहेल्मिन्थिस को हमने यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया? उसमें तो मेसोडर्म दिखाई थी, बट वहां पर देखो क्या प्रॉब्लम है। फर्स्ट हमने यहाँ पर बना दिया ये एक्टोडर्म, ओके, ओके, एक्टोडर्म, और अंदर की तरफ है एंडोडर्म, ये एंडोडर्म। अब पोरिफर्स स्पॉन्जेस में ओनली सेलुलर पार्ट है, लेयर नहीं बनेगी, इसलिए हम उसको डायरेक्टली डिप्लोब्लास्टिक है ऐसा बोल देते हैं। ओके, और उसमें सिलोम नहीं बनेगी, बॉडी कैविटी नहीं बनेगी। बट निडेरियंस एंड टिनोफोर्स में हमने कहा कि यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में गैप है, लेकिन वो गैप फिल्ड हो जाती है, एक सेलुलर मास वहां पर फिल्ड कर लेता है उस गैप को, मेसोग्लिया। ओके, तो मेसोग्लिया यहाँ पर उस पूरे गैप को फिल कर लेता है। तो बॉडी कैविटी ही नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं है तो उसको सिलोम नहीं कह सकते, इसलिए निडेरियंस एंड टिनोफोर्स, निडेरियंस एंड टिनोफोर्स में हमने रिप्रेजेंट किया था कि वहां पर मेसोग्लिया प्रेजेंट होती है। सॉलिड टिश्यू वाला स्ट्रक्चर है, सॉलिड जो है वो अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास है, वहां पर टिश्यू नहीं है, अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास है, सॉलिड मास है, दो लेयर्स के बीच में मेसोग्लिया। यहाँ पर मेसोडर्म लेयर नहीं बनी है सेल, इसलिए बॉडी कैविटी भी नहीं दिख रही है और मेसोडर्म भी नहीं है, इसलिए एसिलोमेट में रख दिया हमने सिलेंट्रेट को। स्पॉन्जेस भी एसिलोमेट हो गए क्योंकि उनके बीच में दो, वहां पर कोई गैप ही नहीं, बॉडी कैविटी ही नहीं है। निडेरियंस एंड टिनोफोर्स भी हो गए एसिलोमेट क्योंकि इनके बीच में एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कोई गैप नहीं है।
ये एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, और इनके बीच में कोई गैप नहीं है, दोनों के बीच में जो यहाँ पर सब्सटेंस भरा पड़ा है वो है मेसोग्लिया, अनडिफरेंशिएटेड सेलुलर मास। तो यहाँ पर भी कोई बॉडी कैविटी नहीं है और मेसोडर्म भी नहीं है, इसलिए ये हो गए डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। ओके, तो निडेरियंस एंड टिनोफोर डिप्लोब्लास्टिक भी हो गए, दो ही लेयर है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इसलिए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल और एसिलोमेट। बट प्लेटीहेल्मिन्थेस का केस थोड़ा सा डिफरेंट है। प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्टोडर्म की लेयर भी है एंडोडर्म की लेयर भी है और एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म की लेयर भी है। ओके, इन दोनों के बीच में मेसोडर्म सेल की लेयर भी है। तो मेसोडर्म है तो क्या इसको हम सिलोम बोल सकते हैं? तो नहीं, क्योंकि सिलोम तब बोलेंगे जब बॉडी कैविटी भी हो। तो क्या एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में गैप है? नहीं, पूरा मेसोडर्म पूरा सॉलिड है, वहां पर पूरा भर चुका है, कोई गैप नहीं है, बॉडी कैविटी नहीं बची इसमें। ओके, ये एक्टोडर्म, ये लुमेन है अंदर वाला कैविटी। ओके, लुमेन मतलब कि किसी भी फूड को या फिर फ्लूइड मटेरियल को पास होने के लिए, जाने देने के लिए जो जगह होती है उसको हम बोलते हैं लुमेन। ओके, यहाँ पर ये ग्रीन कलर वाला एंडोडर्म एंड इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ये जो लेयर बनाई हमने ये है मेसोडर्म। मेसो मतलब मिडल, तो मिडल लेयर है। लेकिन मिडल लेयर में पूरा एक्टोडर्म और एंडोडर्म के पूरे कांटेक्ट में है, वहां पर कोई भी गैप नहीं दिख रहा है। तो गैप ही नहीं है इसलिए बॉडी कैविटी ही नहीं है, और बॉडी कैविटी ही नहीं है तो सिलोम हो ही नहीं सकती। इसलिए प्लेटीहेल्मिन्थेस में, प्लेटीहेल्मिन्थेस ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इसके ब्लास्टोमियर्स 3 लेयर्स बना सकते हैं। ट्राई मतलब 3, एक्टोडर्म एंडोडर्म एंड मेसोडर्म 3 लेयर है, बट ये ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट हो गया। बाकी ये सभी कैसे हैं? डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। पोरिफर, सिलेंट्रेट एंड निडेरियंस ये डिप्लोब्लास्टिक है, 2 लेयर्स इसमें। यहाँ पर मेसोडर्म एब्सेंट है इनमें तीनों में, ये डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट हो गए। प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैटवर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट, मेसोडर्म आकर के भी ये एसिलोमेट है क्योंकि इसमें बॉडी कैविटी नहीं है। तो एसिलोमेट क्लियर है बेटा सबको? किसी को डाउट है इसमें? जल्दी से पूछ सकते हैं कोई डाउट हो तो। ओके, नेक्स्ट सूडोसिलोमेट। सूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स। सूडो इट मींस फॉल्स। ओके, फॉल्स मतलब ट्रू नहीं है। तो सिलोम लाइक स्ट्रक्चर तो है, ओके, सिलोम लाइक स्ट्रक्चर तो है बट फॉल्स है। अब सिलोम लाइक स्ट्रक्चर बट फॉल्स मतलब क्या? इट मींस यहां पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में गैप है, तो बॉडी कैविटी हो गई। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में गैप मतलब बॉडी कैविटी है। एक्टोडर्म बना दी हमने बाहर, ये एंडोडर्म बना दी इधर अंदर। एक एक की लेयर बनाई मैंने। एक्टोडर्म और एंडोडर्म हमने बना दी है, उनके बीच में गैप है, ये हो गया एंडोडर्म। और इनके बीच में जो गैप है उसमें अब प्लेटीहेल्मिन्थेस से आगे मेसोडर्म बनती है, मतलब यहाँ पर भी मेसोडर्म बनेगी। लेकिन मेसोडर्म यहाँ पर लेयर पूरी एक
पूरी प्रॉपर लेयर के फॉर्म में नहीं बनती, स्कैटर्ड रिंग फॉर्म में बनती है। ओके, लाइक ये मेसोडर्म है और ये मेसोडर्म यहाँ पर इस तरह से मेसोडर्म की सेल्स ने ये रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। ओके, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर इन्होंने फॉर्म कर लिया। यहाँ पर ये स्कैटर्ड रिंग फॉर्म जैसी यहाँ पर प्रेजेंट है मेसोडर्म। मेसोडर्म की लेयर नहीं बनी है, मेसोडर्मल रिंग से ये मेसोडर्म की पूरी एक लेयर नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, जो स्कैटर्ड है, बिखरी हुई है। ओके, अलग अलग रिंग जो है वो अलग अलग जगह पर है, लेयर पूरी प्रॉपर लेयर के फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है। मेसोडर्म है, बॉडी कैविटी भी है, लेकिन मेसोडर्म बॉडी कैविटी को लाइन नहीं कर रही है, कवर नहीं कर रही है। देयरफॉर ये बॉडी कैविटी है, मेसोडर्म है, सिलोम होना चाहिए थी लेकिन नहीं है, इसलिए इसको बोलते हैं सूडोसिलोम। सूडोसिलोमेट ओनली एस्केलमिंथिस में मिलती है, राउंड वर्म्स में। राउंड वर्म है एग्जांपल ओनली। अब बताओ राउंड वर्म डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। मेसोडर्म बन रही है ना, मेसोडर्म बन रही है, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो होती ही है, साथ में मेसोडर्म बन रही है। तो हमने कहा था फ्लैट वर्म से, प्लेटीहेल्मिन्थेस से सभी आगे कॉर्डेट्स तक ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर वाले। तो ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट एस्केलमिंथिस राउंड वर्म। व्हाइल फ्लैट वर्म प्लेटीहेल्मिन्थेस हो गए ट्रिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। निडेरियंस टिनोफोर्स क्या हो गए? डिप्लोब्लास्टिक एसिलोमेट। ऐसे आपको वहां पर क्वेश्चन पूछते हैं। फिर सिलोमेट मतलब ट्रू सिलोम रहेगी यहाँ पर। ट्रू सिलोम का मतलब है बॉडी कैविटी भी होगी और बॉडी कैविटी मेसोडर्म से लाइन होगी। ओके, फर्स्ट ये एक्टोडर्म, मेरे पास में अभी थोड़ा 2 ही कलर के मार्कर है। ओके, इसलिए मैं 2 ही कलर को यूज कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा आज यहाँ पर, क्योंकि आप लोग को अभी बार बार रिप्रेजेंटेशन करना पड़ेंगे, इसलिए वो ब्लू या रेड वाले मार्कर जल्दी से इंक का इंतजाम कर लूंगा। ओके, तो ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, एक एक लेयर के फॉर्म में। अब इसको लाइन कर रही है मेसोडर्म। ओके, इसको लाइन कर रही है मेसोडर्म। तो मेसोडर्म, अब मैं मेसोडर्म ब्लैक कलर में ही बना रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा। मैं इसको अब थोड़ा कॉलमनर सेल जैसा बनाऊंगा इस तरह से। तो ये मेसोडर्म की लेयर, ये मेसोडर्म कांटेक्ट में है एंडोडर्म के। ओके, ये मेसोडर्म की लेयर, सेल लेयर बन गई पूरी, मेसोडर्म की सेल लेयर एंडोडर्म को कवर कर रही है, और कवर करते हुए ये आगे ग्रो कर रही है एक्टोडर्म तक, और एक्टोडर्म पर ग्रो करने के बाद में ये एक्टोडर्म को भी कवर कर रही है, और साथ में दोनों के बीच में गैप भी बचा है, मतलब बॉडी कैविटी भी बची है। तो आपको बॉडी कैविटी भी विजिबल है, और बॉडी कैविटी को दोनों तरफ से किसने कवर करके रखा है? कौन कवर कर रहा है बॉडी कैविटी को? मेसोडर्म। मेसोडर्म कवर कर रहा है। तो ऐसी कंडीशंस जब मेसोडर्म, ओके, यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया उसको, ये बॉडी कैविटी है, जो बीच में आपको स्पेस दिख रहा है,
ये बॉडी कैविटी, और बॉडी कैविटी के दोनों तरफ मेसोडर्म कवर कर रही है, इधर से भी और यहाँ से भी मेसोडर्म कवर कर रही है बॉडी कैविटी को। ओके, तो एक्टोडर्म के भी कांटेक्ट में और एंडोडर्म के भी कांटेक्ट में है, और इस तरह से है कि वो बॉडी कैविटी को वहां पर कवर कर रही है, लाइन कर रही है। तो ये हो गई ट्रू सीलोम। ओके, बॉडी कैविटी लाइन बाय मेसोडर्म, ये हो गई ट्रू सीलोम। और ये आपको मिलती है फिर एनिलिड्स से लेकर तो एनिलिड्स टू कॉर्डेट्स। तो एनिलिड्स से लेकर तो कॉर्डेट्स तक ट्रू सीलोमेट है, और सीलोमेट के साथ में ये कैसे डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। डन। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब हम मिलेंगे कल, और कल हम स्टार्ट करेंगे फिर दो छोटे पार्ट्स बच गए हमारे, इसके बाद में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हो ही गया आपका आज दोनों साथ में सिलोमेट के साथ में। नेक्स्ट बचा है बस सिंपल नोटोकॉर्ड और सेगमेंटेशन, वो बहुत जल्दी हो जाएगा 15 मिनट्स में कल के अर्ली, और इसलिए कल के दिन जो क्लास का टाइम है उस पर जल्दी आना बेटा, टाइम पर आना क्लास के। ओके, ताकि हम वो कवर कर सके और फिर उसके बाद में हम पोरीफेरा से स्टार्ट कर सके। ओके, तो फाइलम पोरीफेरा भी कल स्टार्ट करेंगे साथ में। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक में थोड़ा बताइए ना, मेसोडर्म लेयर के डिप्लो, कॉन्टेक्स्ट में। डाई मतलब बेटा, डाई मतलब टू। तो ऐसे एनिमल्स जिनमें ओनली दो ही सेल लेयर्स मिलेगी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म एब्सेंट होगी, उनको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहेंगे। पोरीफर, सिलेंट्रेट एंड टिनोफोर्स में दो ही लेयर्स मिलती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्लियर यहां तक? यस सर। व्हाइल ट्रिप्लोब्लास्टिक में फर्स्ट 3 लेटर्स क्या आ रहे हैं बेटा? TRI, ट्राई। ट्राई मतलब 3। तो those animals which have 3 layers in their embryonal form, ठीक है, जिनमें 3 लेयर्स आती है, जर्माइनल लेयर्स, एक्टोडर्म एंडोडर्म के साथ में इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म मेसोडर्म भी डेवलप होती है, उनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहेंगे, 3 लेयर्स वाले एनिमल्स कहेंगे। ओके, क्लियर? यस सर। इनकी एग्जांपल से प्लेटीहेल्मिन्थेस से पहली बार मेसोडर्म आती है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस, देन एस्केलहेल्मिन्थेस में भी है, एनिलिड्स से कॉर्डेट्स तक भी है, तो प्लेटीहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ओके बेटा? यस सर। ओके बेटा, चलो थैंक यू बाय, सर। टेक केयर, बाय। बाय बेटा।